साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न करेंगे और कक्षा 7 का जो संपूर्ण सिलेबस है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ जो हमें प्रश्न दिए हुए हैं इनसे पहले हमें समीकरण बनानी है, फिर उनको हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखो जो 4.32 प्रश्नावली थी उसमें हमने प्रयास और त्रुटि विधि का प्रयोग करके समीकरण को हल किया था। अब हम 4.3 जो है इसमें पक्षांतरण विधि का प्रयोग करके समीकरण को हल करेंगे। तो पक्षांतरण विधि में समीकरण हल करने के जो नियम है पहले वो हम समझेंगे। तो देखो हम जानते हैं समीकरण में क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है ना। और समीकरण का जो ये आपका LHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सी साइड है, RHS यानी कि राइट हैंड साइड। हिंदी में इसे हम बायां पक्ष बोलते हैं और इस साइड को हम क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं। ठीक है। तो पक्षांतरण विधि में हमें क्या करना है, जो चर है, चर क्या, जैसे x y z वो संख्याएं जो होती है, जो चर है उसको हमें बाएं पक्ष में रखना है, LHS में रखना है। बाकी जितने भी संख्याएं हैं, अचर है, उनको हमें कहाँ भेज देना है, बराबर के दाईं साइड में भेज देना है। प्लस की संख्या है तो भी दाईं साइड में भेजनी है, माइनस की, गुणा में, भाग में, सारी जो संख्याएं हैं वो हमें कहाँ भेजनी है, RHS में भेजनी है, दाएं पक्ष में भेजनी है। केवल जो चर है उन्हें हमें बाएं पक्ष में रखना है। जैसे मान लीजिए कोई प्लस का नंबर है तो उसे हम बराबर के दाएं साइड में भेजेंगे, RHS में भेजेंगे। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्लस का नंबर होगा वो बराबर के इधर जाके कैसा नंबर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ प्लस का 2 है तो प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार कोई नंबर अगर माइनस का है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जैसे माइनस का 3 है तो बराबर के उधर भेजेंगे तो वो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई नंबर गुणे में है वो इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और भाग में है तो इधर आके वो किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो ये 4 नियम जो है हमें ध्यान रखने हैं। अगर ये नियम हमें याद हो गए तो पक्षांतरण विधि से हम समीकरणों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो ये समीकरण है x + 2 = 5। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये x हमारा क्या है, ये हमारा चर है, तो x को तो बराबर के इधर ही रखना है और ये जो प्लस का 2 है इसको हमें उधर भेजना है। ये प्लस का 2 इधर आ जाएगा। तो देखो x अपनी जगह पर है, बराबर अपनी जगह पर है, 5 भी अपनी जगह पर है। हमें क्या करना है, प्लस का 2 इधर शिफ्ट करना है। तो प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमने नियम पढ़ा था। तो प्लस का 2 इधर आएगा, है ना, प्लस का 2 5 के पीछे आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो x अपनी जगह पर। अब 5 - 2 का मतलब क्या होता है, 5 में से 2 को घटाना। तो घटाओ, 5 में से 2 गया 3, तो ये हमारी समीकरण सॉल्व हो जाएगी। x हमें कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है। तो अब हमें इस प्रश्न में क्या करना है, पहले समीकरण बनानी है फिर इसको हमें हल करना है। जैसे यहाँ पर देखो एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। तो यानी एक संख्या, अब वो संख्या क्या है हमें पता नहीं है तो पहले वो संख्या हमें माननी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, माना वह संख्या हमारी क्या है, x है, और इसके 8 गुने, 8 गुने का मतलब होता है उसका 8 से गुणा करना। 8 गुने का मतलब 8 से गुणा करना, दुगुने का मतलब 2 से गुणा, तिगुने का मतलब 3 से गुणा, 4 गुने का मतलब 4 से गुणा, है ना। इसी प्रकार 8 गुने का मतलब जो संख्या हमने ली है उसका 8 से गुणा करना है, फिर उसमें 4 जोड़ना है। जब हम ऐसा करेंगे तो उसका कुल हमें कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। तो पहले हम जो चर है उसको मान लेते हैं कि भाई एक संख्या हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे माना वह संख्या x है। ठीक है, x है। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो संख्या है उसका 8 गुना, यानी देखो x का 8 गुने का मतलब क्या हो गया, x का 8 से गुणा। और हम जानते हैं कि जो संख्या होती है वो हमेशा चर के आगे लिखते हैं। तो 8 आगे आ जाएगा और x पीछे चला जाएगा और इनके बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब गुणे का निशान है। ठीक है। तो प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं, संख्या का 8 गुने का मतलब हो गया 8x। ठीक है। और उसमें 4 जोड़ना है, यानी ये जो संख्या है x से 8 को गुणा करने के बाद में इसमें हमें 4 जोड़ना है
और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें 60 मिलेगा। यानी यहाँ पर इसका जो जोड़ है, कुल जो है, हमें कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। अब ये हमारी क्या बन गई, समीकरण बन गई। अब इसे हमें क्या करना है, हल करना है और x का मान ज्ञात करना है। तो अब देखो इसको कैसे सरल करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्लस का 4 है इसको इधर शिफ्ट करेंगे। तो ये प्लस का 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब कौन नहीं जा रहा है उनको पहले लिख दो। तो देखो 8x कहीं नहीं जा रहा है, बराबर भी कहीं नहीं जा रहा है और 60 भी कहीं नहीं जा रहा है। कौन जा रहा है, प्लस का 4 उधर जा रहा है। तो प्लस का 4 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो प्लस का 4 इधर आया यानी 60 के पीछे आया तो ये क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। अब पहले हम इसको घटा देते हैं। तो देखो ये 8x हो गया। अब 60 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 56। अब हमें किसको भेजना है, 8 को भेजना है। और 8 यहाँ किस में है, गुणे में है। तो गुणे में है तो उधर किस में जाएंगे, भाग में जाएंगे। मैंने नियम बताए थे, गुणे में है तो भाग में जाएगा। अब भाग का मतलब होता है बट्टा, यानी कि ये जो 8 है वो इस 56 के बट्टे के नीचे आएगा, यानी 56 बट्टा 8 हो जाएगा। तो अब कौन नहीं जा रहा है, x और 56 कहीं नहीं जा रहा है, 8 उधर जा रहा है। ठीक है, तो 8 को अब 56 के नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बट्टा 8। ठीक है, ये नीचे आ गया, बट्टा 8 में आ गया। अब इन दोनों को भाग देंगे तो देखो 8 एकम 8 और 56 से कितनी बार डिवाइड हो गई ये, 8 साती 56, यानी कि 7 बार भाग जाएगा। 7 बट्टा 1 का मतलब होता है 7, यानी x का मान हमें कितना मिल गया, 7 मिल गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो संख्या हमने x मानी है वो क्या है, 7 है। तो यहाँ लिखेंगे अतः वह संख्या 7 है। ये हमारा पूरा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। अब है बी, एक संख्या का 1/5 घटा 4, यानी कि जो संख्या है उसका 1/4, फिर वो हमें कितना देता है, संख्या 3 देता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को समझो। प्रश्न यहाँ कह रहा है कि कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे मैंने एक संख्या ले ली x, ठीक है, और उसका यानी इसका 1/5, और इसमें से जब हम 4 को घटाएंगे तो वो हमें कितना देगा, 3 देगा। ठीक है, अब देखो का मतलब क्या होता है, गुणा, है ना, इसका गुणा करना है इसको, यानी x गुणा 1/5 माइनस 4 बराबर 3। अब x का 1 से गुणा करेंगे तो x का 1 से गुणा करेंगे तो हमें x मिलेगा। तो ये हो गया x/5 माइनस 4 बराबर 3। ये हमारी क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। तो चलो अब इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर b ले लेते हैं, यहाँ पर भी क्या है, संख्या है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना वह संख्या कितनी है, x है। ठीक है, तो वह संख्या x है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार इस संख्या का 1/5, तो x का 1/5 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x/5 और घटा 4, यानी इसमें से हम 4 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, समीकरण बन गई। अब इसको सरल कैसे करना, पहले इस -4 को हमें इधर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर x/5 कहीं नहीं जा रहा है, बराबर कहीं नहीं जा रहा है और 3 भी कहीं नहीं जा रहा है। ये -4 उधर जा रहा है, तो -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। पहले हम इसको जोड़ देते हैं तो ये हो गया x/5 बराबर 4 और 3 कितना हो गया, 7। अब यहाँ 5 जो है वो भाग में है, बट्टे में है, तो 5 को हम उधर भेजेंगे तो वो किस में जाएगा, गुणे में जाएगा, यानी बट्टे के नीचे है, इसका मतलब ये भाग में है, भाग में है इसका मतलब ये इधर किस में जाएगा, गुणे में। तो x और 7 ये तो कहीं नहीं जाएंगे, 5 इधर जाएगा तो इधर किस में आएगा, गुणे में आएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो x बराबर 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी जो संख्या हमने x मानी थी वो हमारी कितनी है, 35 है। तो यहाँ लिखेंगे अतः वह संख्या 35 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो c हमारा है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ देता हूँ तो मुझे 21 प्राप्त होता है। यानी कि कोई भी हमें संख्या लेनी है, मान लेते हैं वह संख्या हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, और इसका 3/4 है ना, यानी x को हमें 3/4 से गुणा करना है। 3/4 का मतलब होता है 3/4, है ना, ये होता है 3/4। 3/4 का मतलब 3/4। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, 3 को जोड़ना है, इससे हमें कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। तो चलो पहले हम इसको समझते हैं। प्रश्न हमें कह रहा है कि मान लो मैंने कोई संख्या ली x, अब इसका हमें कितना करना है, 3/4 करना है।
फिर इसमें हमें कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, और 3 जोड़ने पर हमें कितना मिलता है, 21 मिलता है। तो x का 3/4 यानी x गुणा 3/4 प्लस 3 बराबर 21। x गुणा 3 का मतलब 3 का x से गुणा, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 आगे आएगा, x पीछे जाएगा, बट्टा 4 प्लस 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। ये हमारी क्या बन गई, समीकरण। ठीक है, तो ऐसे ही हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। तो देखो हमारा सी प्रश्न क्या है कि माना वह संख्या हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो वो संख्या हमारी x हो गई। तो x का 3/4 हमें 3/4 करना है, तो कितना हो जाएगा, 3/4 और इसका x से गुणा, यानी x पीछे आएगा, ये ध्यान रखना। हो गया 3x/4। इसमें हमें 3 जोड़ना है, तो हमें कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। ठीक है, अब इसको सरल करने के लिए पहले हम +3 को उधर भेजेंगे। तो +3 को उधर भेजेंगे तो जो नहीं जा रहे हैं पहले उनके लिख दो। तो ये हो गया 3x/4 अपनी जगह पर, बराबर अपनी जगह पर, और 21 अपनी जगह पर। ये उधर जा रहा है, तो ये +3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब ये हो गया 3x/4 बराबर 21 में से 3 को हम घटाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये 4 पहले भेज दो और 3 को बाद में भेज दो, या फिर दोनों को एक साथ भेज दो। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ भेजेंगे। दोनों को एक साथ भेजेंगे तो देखो यहाँ 3 ऊपर है और 4 नीचे है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ हम भेजेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और बीच में गुणे का निशान आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। यानी x अपनी जगह पर रहेगा, 18 भी अपनी जगह पर रहेगा। ये 3/4 पूरा उधर भेजेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और किस में, गुणे में। ठीक है, यानी ये गुणे में है तो ये भाग में आ जाएगा, ये भाग में है तो ये गुणे में आ जाएगा, यानी 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x बराबर 18 और 3, दोनों में 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3 और 3 छंग 18। ठीक है, अब 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24। तो x हमें कितना मिल गया, 24। तो वह संख्या हमारी कितनी हो गई, 24 हो गई। तो हम लिखेंगे वह संख्या 24 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब है समीकरण डी। तो देखो, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। यानी मैंने कोई भी एक संख्या ले ली x, ठीक है, के दुगने में से, यानी कि इसका मुझे 2 से गुणा करना है, तो कितना बन गया, 2x बन गया। और इसमें से जब 11 को हमने घटाया है ना, यानी इनके बीच में अब माइनस का निशान आएगा तो हमें 15 मिलेगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखो डी, तो यहाँ पर भी क्या है, संख्या है। तो हम पहले मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, वह संख्या x है। ठीक है, तो वह संख्या x है, तो हमारी समीकरण क्या बनेगी, प्रश्नानुसार। यहाँ आप लिखना प्रश्नानुसार। तो देखो संख्या का दुगना, यानी कि 2 से गुणा करेंगे तो 2x बनेगा। इसमें से 11 को हमें घटाया, यानी इसमें से हमने 11 को क्या कर दिया, घटा दिया। अब माइनस का निशान आया तो हमें कितना मिल गया, 15 मिल गया। तो यहाँ पर आएगा 15। अब सरल कैसे करना, पहले -11 को उधर भेजना है। तो 2x बराबर 15 अपनी जगह पर, ये इधर गया तो माइनस का 11 इधर गया तो प्लस का 11 हो गया। अब 2x बराबर, दोनों को जोड़ो, 5 और 1 6, 1 और 1 2, 26 हो गया। अब यहाँ 2 गुणे में है तो उधर भेजेंगे, भाग में जाएगा। तो x बराबर 26 अपनी जगह पर, ये गुणे में है, भाग का मतलब होता है बट्टा, यानी बट्टे के नीचे आ जाएगा 2। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, भाग 13 बार। तो x बराबर हमें कितना मिल गया, 13। यानी वह संख्या हमारी कितनी हो गई, 13 हो गई। वह संख्या 13 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब है ई, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के दुगने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। यानी कि 50 एक नंबर है जिसमें से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया, यानी यहाँ पर जो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या है वो हमें पता नहीं है, तो इसको हम x मान लेते हैं। फिर उसका तिगुना करा, कितना करा, तिगुना करा, और फिर 50 में से इसको घटा दिया तो उसे कितना मिल गया, 8 मिल गया। तो हमें अब अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या को x मानना पड़ेगा। तो यहाँ देखो बहुत सिंपल है, पहले हम मान लेते हैं, माना
अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या x है। ठीक है, तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या x है। इनको हमें किससे घटाना है? 50 में से। तो पहले 50 आएगा, तो यहाँ पर क्या करा, प्रश्नानुसार 50 में से जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं उसका कितना करना है? तिगुना करना है। तो तिगुना का मतलब x का 3 से गुना, तो ये हो गया 3x, है ना। तो 50 में से हमने 3x घटाया तो हमें कितना मिल गया भाई? 8 मिल गया। ठीक है, अब ये समीकरण बन गई, इसको हमें सरल करना है। अभी मैंने कहा कि हमें चर को इधर ही रखना है, संख्या को उधर भेजना है। ठीक है, तो चलो हम ऐसा ही करते हैं। ये जो 50 है इसके आगे कोई निशान नहीं, मतलब प्लस का निशान है, तो प्लस का 50 उधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अपनी जगह पर कौन है? माइनस का 3x अपनी जगह पर है और 8 भी अपनी जगह पर है। ये प्लस का 50 उधर गया तो माइनस का 50 हो गया। अब हम घटाएंगे तो ये हो गया माइनस का 3x बराबर, यहाँ पर देखो प्लस का 8 और माइनस का 50 हमें घटाना है, लेकिन उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है। ऊपर जितने भी प्रश्न थे उसमें हमने घटाया था तो प्लस का बड़ा था, इसलिए हर बार उत्तर प्लस का आया था, लेकिन यहाँ माइनस का बड़ा है इसलिए उत्तर माइनस में आएगा। तो 50 में से 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 42। अब यहाँ माइनस का 3 किस में है? गुणे में है, तो इधर ये भाग में जाएगा। तो x अपनी जगह पर, माइनस का 42 अपनी जगह पर, ये 3 गुणे में है, इधर भाग में जाएगा। 3 नहीं, -3, तो माइनस का 3 भाग में आएगा नीचे। अब यहाँ माइनस बट्टा माइनस जो होता है वो प्लस होता है, तो माइनस और माइनस को हम हटा देते हैं। अब इसमें 3 का भाग देंगे तो x बराबर देखो 3 एकम 3 और बचा 1, 3 चौक 12। x हमारा कितना आएगा? 14 आएगा। यानी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, पुस्तिकाओं की संख्या बराबर 14 है। ठीक है, ये हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा। अब है f, इबेनल एक संख्या सोचती है, तो मान लेते वो क्या सोच रही है? x संख्या सोच रही है। वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, यानी जो संख्या x सोची है उसमें 19 जोड़ेगी तो ये बनेगा x + 19। ठीक है, और जो भी योग बना है उसको 5 से भाग देती है, यानी कि इसमें जो भी योग बन रहा है उसमें बट्टा 5 कर रही है, यानी कि 5 का भाग दे रही है, तो उसे 8 प्राप्त होता है, यानी बराबर उसे क्या मिलता है? 8 मिलता है। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, f को समझना। तो उसने क्या माना? संख्या सोचती है, तो हम लिख देते हैं माना वह x संख्या सोचती है। अब देखो उसकी समीकरण क्या बनेगी? तो वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है। किस में जोड़ती है 19? इस संख्या x में। तो समीकरण क्या बनी? उसने कौन सी संख्या सोची थी? x, और फिर उसमें क्या जोड़ रही है? 19 जोड़ रही है, और जो इसका योग है यानी x + 19 जोड़ने पर जो भी योग बन रहा है उसमें किसका भाग दे रही है? 5 का भाग दे रही है। ठीक है, उसे 8 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भाग देने पर उसे कितना प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। अब ये समीकरण बन गई और इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ जो बट्टा है, बड़ा बट्टा, ठीक है, इसके नीचे कितना है? 5 है, यानी ये भाग में है 5। इस 5 को हम उधर भेज देते हैं, तो ये भाग में है तो उधर किस में चला जाएगा? गुणे में। तो देखो x + 19 अपनी जगह पर है बराबर, और 8 भी अपनी जगह पर है। ये 5 उधर गया तो ये भाग में है तो इधर किस में आ गया? गुणे में आ गया। अब पहले गुणा कर देते हैं तो ये हो गया x + 19 बराबर 8 पंजे 40। अब ये प्लस का 19 इधर भेजना है, क्योंकि हमें x को केवल यहाँ रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो 19 को उधर भेजेंगे तो x और 40 अपनी जगह पर, ये प्लस का 19 इधर आएगा तो माइनस का 19 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो देखो 10 में से 9 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, तो x हमें कितना मिल गया? 21 मिल गया। प्लस का मिलेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। ठीक है, तो उसने कौन सी संख्या सोची थी? x सोची थी। तो यहाँ लिखेंगे वह संख्या x सोचता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सोचती है कर देना, क्योंकि ये लड़की है ना, इनेबल।
लड़की है। अब है अंतिम प्रश्न। अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 प्राप्त होता है। यानी अब की बार भी हमें क्या करना है, जो संख्या सोचनी है वो क्या है, x है, और इसके 5/2 में यानी x का 5/2 से हमें गुणा कराना है, फिर 7 निकालना है, यानी इनमें से 7 को माइनस करना है, तो परिणाम हमें कितना मिलता है, 23 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यहाँ हमें एक संख्या सोचनी है, चलो सोच देते हैं। तो देखो जी हमें कैसे करना है, माना वह x संख्या सोचता है। ठीक है, सोचता है, तो जब वो x संख्या सोचता है तो हमारी समीकरण क्या बनेगी, वह क्या कर रहा है, संख्या के 5/2 में यानी 5/2 का हम x से गुणा कराएंगे, तो ये जो 5 है वो x से 7 गुणा होगा और 5x/2 बन जाएगा। ठीक है, तो संख्या हमारी क्या बन गई, 5x/2। फिर इसमें वो क्या कर रहा है, 7 निकाल रहा है, तो 7 निकाल रहा है मतलब 7 को घटा रहा है, तो हमें कितना मिल रहा है, 23 मिल रहा है। तो ये हमारी बन गई समीकरण। तो पहले हम इस -7 को उधर भेज देते हैं, तो संख्या इधर क्या है, 5x/2 बराबर 23 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो प्लस का 7 हो जाएगा। अब ये हो गया 5x/2 बराबर 23 और 7 कितना हो गया, 30। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर 5 तो गुणे में है x के साथ और 2 भाग में है, तो ये 2 उधर जाएगा तो भाग में गुणे में चला जाएगा, और ये गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, यानी यहाँ 5/2 है तो इसका उल्टा इधर आ जाएगा, तो यहाँ x और 30 अपनी जगह पर रहेगा। देखो यहाँ 2 किस में है, भाग में, तो ये आ जाएगा ऊपर गुणे में, और ये गुणे में है तो ये नीचे आ जाएगा भाग में, यानी 2/5 हो जाएगा। अब 30 और 5 दोनों में 5 का भाग जाता है, 5 एकम 5 और 5 छंग 30। अब 6 और 2 का गुणा करा दो तो 6 दूनी 12, यानी x हमारा कितना आ जाएगा, 12। यानी वह कौन सी संख्या सोचता है, 12 संख्या सोचता है। अब देखो प्रश्न 2 है, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है, तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, यानी प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है वो हमें बताना है। इसके साथ यहाँ जो हमें प्रश्न दिया है उससे एक समीकरण भी बनानी है। अब समीकरण कहाँ है, तो देखो समीकरण यहाँ पर है कि जो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक है वो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना है और जमा 7 है, यानी जो न्यूनतम अंक हम जो भी मानेंगे उसका दुगना करेंगे और जमा 7 मतलब उसमें 7 जोड़ेंगे, तो वो किसके बराबर आएगा, अधिकतम अंक के बराबर आएगा। और अधिकतम अंक कितना है, 87 है। ठीक है, तो देखो यहाँ न्यूनतम अंक अगर हमने x मान लिया तो न्यूनतम अंक का दुगना यानी x का हमें 2 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 2x, फिर इसमें जमा 7 यानी इसमें 7 जोड़ना है। ठीक है, तो ये जो है वो किसके बराबर आएगा, अधिकतम अंक के बराबर आएगा। तो ये किसके बराबर आया, अधिकतम अंक, और अधिकतम अंक कितना है, 87। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हम यहाँ मान लेंगे, माना यहाँ न्यूनतम अंक x है, ये हमने क्या मान लिया, इसको x मान लिया। तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम अंक का दुगना करो और इसमें 7 जोड़ो। तो न्यूनतम अंक हमारा है x, इसका दुगना करो यानी 2x और फिर इसमें 7 जोड़ो, तो ये अधिकतम अंक के बराबर हो जाएगा, यानी अधिकतम अंक कितना है, 87। तो 87 के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 7 को उधर भेजेंगे, तो ये प्लस का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो पहले तो कौन नहीं जा रहा है उधर उनको लिख दो, देखो 2x कहीं नहीं जा रहा है, बराबर कहीं नहीं जा रहा है, और 87 भी कहीं नहीं जा रहा है। ये प्लस का 7 इधर जा रहा है, तो प्लस का 7 इसके पीछे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, घटाना है, तो 87 में से 7 गया कि पीछे कितना बचा, 80। अब यहाँ 2 गुणे में है तो उधर किस में जाएंगे, भाग में जाएंगे। तो x और 80 तो अपनी जगह पर, ये गुणे में है तो भाग में जाएगा, भाग का मतलब होता है बट्टा, तो ये 2 बट्टे के नीचे आ जाएगा।
अब हम भाग देंगे तो भाग जाएगा 40 बार, यानी x हमें कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। यानी हमने जो अंक सोचना है न्यूनतम अंक वो कितना है, 40 है। तो यहाँ लिखेंगे न्यूनतम अंक बराबर कितना है, 40 है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न देखो इसका, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर है। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इस ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। जैसे मान लो ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है, तो इनके सामने वाले जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे, समान होंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है। आधार के कोण बराबर है, यानी ये वाले दोनों कोण क्या है, बराबर है। शीर्ष कोण 40 डिग्री है, यानी ये ऊपर वाला कोण कितना दिया, हमें 40 डिग्री दिया। तो इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, यानी हमें आधार कोण ज्ञात करना है। यदि किसी त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की ये जो तीनों कोण होते हैं उनकी जोड़ हमेशा कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखो, अगर ये कोण, अगर मैं ले लेता हूँ ये त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो कोण हैं वो हमें एक का तो दिया 40 डिग्री, और ये जो आधार के कोण हैं दोनों कोण, इनको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यानी ए भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, माना आधार के कोण जो है x है ना, यहाँ हम लिख देते हैं b में, माना आधार के कोण x क्या है, x है। तो देखो समीकरण क्या बनेगी, यहाँ लिखा है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना है, 180। तो त्रिभुज का एक कोण तो हमें कितना दिया, 40 दिया, और दोनों कोणों को हमने क्या मान लिया, x प्लस x मान लिया, है ना। और तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो जोड़ कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण क्या क्या है भाई, तीनों कोण में एक तो कोण है 40 डिग्री का, एक हमने माना x और दूसरा भी क्या है x, क्योंकि दोनों कोण बराबर है। तो यहाँ पर ये हो गया 40 प्लस x और x जुड़कर कितना हो गया, 2x हो गया बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ हमें x को रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है, तो पहले 40 को उधर भेज दो, तो 2x अपनी जगह पर, बराबर अपनी जगह पर, और 180 अपनी जगह पर। ये 40 उधर गया तो माइनस का 40 हो जाएगा, घटाएंगे तो 180 में से 40 गया 140। अब यहाँ दो गुणे में है, उधर भाग में जाएगा, तो x बराबर 140 अपनी जगह पर, भाग का मतलब होता है बट्टा, बट्टे में 2 आएगा, काटेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 70 बार भाग जाएगा। यानी आधार के जो दोनों कोण हैं वो कितने कितने होंगे, 70 डिग्री के होंगे। तो यहाँ लिखेंगे आधार के या आधार का प्रत्येक कोण 40 डिग्री का होगा, यानी दोनों कोण 40 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये हमारा बी का आंसर हो जाएगा। अब देखो सी, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है, यानी 2 गुनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, सचिन जो भी रन बनाता है, ठीक है, वो राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का दुगुना है। यानी राहुल का अगर हम रन x मान लेते हैं तो सचिन इससे 2 गुना रन बनाता है, तो ये 2 के साथ गुना हो जाएगा, x का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब उन दोनों को मिलाकर, यानी कि राहुल और सचिन दोनों के रनों को हम जोड़ दे, ठीक है, तो कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। अब दोहरा शतक क्या होता है, 200, शतक का मतलब 100 और दोहरा शतक होता है 200। अब 200 से 2 रन कम, यानी कितना हो गया, 198 हो गया। तो इन दोनों की जोड़ जो है वो 198 के बराबर होगी। ये हमारी क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। तो इसको हमें कैसे करना है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे, माना राहुल के रन जो है वो क्या है, x है। कितने हैं, x है। तो सचिन के रन क्या हो जाएंगे, तो सचिन के जो रन हैं वो इसके दुगने हैं, यानी x का 2 से गुणा कर दो तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है,
प्रश्नानुसार राहुल के रनों की जोड़ और सचिन के रन की जोड़ दोनों को जोड़ेंगे तो वो दोहरे शतक से 2 रन कम यानी कि 200 से 2 रन कम यानी कि 198 के क्या है बराबर है। इन दोनों की जोड़ 198 के बराबर है। अब यहाँ 2x और 1x दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ पर हमें किसी को उधर नहीं भेजना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी जोड़ हो रही है, क्योंकि दोनों ही चर है। 2x और 1x जुड़ के कितना हो गया 3x, इसलिए उधर किसी को नहीं भेजना है। अब हम भेजेंगे 3 को, है ना, ये 198 आ गया। अब यहाँ 3 गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर 198/3 हो जाएगा। भाग देंगे 3 का तो 3 छंग 18, हासिल का 1, 3 छंग 18, तो x बराबर कितने रन हो जाएंगे 66 रन हो जाएंगे। तो x किसका है भाई? x तो है राहुल का। तो राहुल ने कितने रन बनाए? तो राहुल ने 66 रन बनाए और सचिन ने इसके दुगने, सचिन ने 2x रन बनाए, 2x रन बनाए, यानी कि 2 इंटू x हमने कितना निकाला 66, तो x की जगह आ गया 66, गुणा कर दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 132 रन बनाए। सचिन ने कितने रन बनाए? 132 रन बनाए। तो ये हो गया हमारा सीवा। अब हम प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखो प्रश्न 3 है, निम्नलिखित को हल कीजिए, यानी यहाँ भी हमें समीकरण बना के उसको हल करना है। पहला प्रश्न है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो इरफान के पास अगर 37 कंचे हैं तो परमीत के पास कितने कंचे हैं? यानी कि इरफान के पास कुल 37 कंचे हैं और इरफान क्या कहता है कि मेरे पास जितने कंचे हैं ना वो परमीत के पास जितने भी कंचे हैं, मान लो परमीत के पास x कंचे हैं, तो परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने, यानी कि x का 5 से गुणा, फिर 7 अधिक, यानी इसमें 7 जोड़ दो, इसके ये बराबर है, यानी 5x + 7 जो है वो 37 के बराबर है। तो यहाँ एक समीकरण बन जाएगी। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर माना परमीत के पास x कंचे है। अब इसके पास x कंचे है तो प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्नानुसार परमीत के पास जो x कंचे है उसका 5 गुना और 7 अधिक जो है वो फिर किसके बराबर आता है? इरफान के बराबर। और इरफान के पास कितने कंचे हैं? 37, तो ये इसके बराबर हो गया। अब सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 7 को उधर भेजेंगे। तो यहाँ 5x बराबर और 37 ये कहीं नहीं जा रहे, ये प्लस का 7 उधर जा रहा है, तो प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। घटाएंगे तो 37 में से 7 गया, कितना बचा? 30। अब यहाँ 5 गुने में है तो उधर भाग में जाएगा, तो x बराबर 30 अपनी जगह पर, और ये भाग में है तो उधर, ये गुने में है तो उधर भाग में, भाग का मतलब बट्टे के नीचे 5, भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 छंग 30, 6/1 का मतलब होता है 6, यानी कि यहाँ पर x जो है परमीत के पास x कंचे है और यही हमें ज्ञात करना था। तो उत्तर लिख दो, परमीत के पास x कंचे है, x यानी 6 कंचे, 6 कंचे है। अब देखो दूसरा प्रश्न, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो लक्ष्मी की आयु बताओ। यानी उसके पिता की आयु दी हुई है और लक्ष्मी की आयु जो है वो हम मान लेते हैं x, तो के 3 गुने से, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से, यानी x का 3 गुना 3x और 4 वर्ष अधिक यानी +4, तो ये किसके बराबर आएगा? उसके पिता की आयु के बराबर आएगा, यानी 49 वर्ष के बराबर आएगा। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? समीकरण बन जाएगी। तो यहाँ हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष है, तो प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, यहाँ समीकरण बनाएंगे कि लक्ष्मी की आयु का 3 गुना, तो 3 गुना मतलब x का 3 गुना यानी कि 3 × x
फिर उसका कितना अधिक, 4 वर्ष अधिक। तो इसमें हम 4 को जोड़ेंगे, किसके बराबर आएगा, उसकी पिता की आयु के बराबर, यानी 49 के बराबर आएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इस 4 को हमें उधर भेजना है। तो 3x अपनी जगह पर, बराबर अपनी जगह पर, 49 अपनी जगह पर, ये उधर जाएगा। तो प्लस का है तो उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। घटाएंगे तो 49 में से 4 गया, कितना बचा, 45। अब यहाँ 3 गुणे में है, इधर भाग में जाएगा। तो x बराबर 45/3 भाग देंगे तो देखो 3 एकम 3, पीछे बचा है 3 पंजे 15। तो लक्ष्मी की जो आयु है वो आएगी 15 वर्ष। कितनी आएगी, 15 वर्ष। तो लिखेंगे लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष है। अब देखो तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक। ये वापस रिपीट हो गया, ठीक है, ये छोड़ दो इसको। अब तीसरा प्रश्न देखो। तो तीसरा प्रश्न है, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। तो यहाँ पर देखो, जो फलों के नहीं थे, यानी जो फल वाले पेड़ नहीं थे, यहाँ से हमें समीकरण बन रही है। तो फलों वाले पेड़ की संख्या के तिगुने से, जो भी फल वाले पेड़ थे उनकी संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। कौन, ये जो जहाँ फल नहीं थे वो वाले पेड़ अधिक थे। किससे अधिक थे, फलों वाले पेड़ से। अब फलों वाले पेड़ को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इस फलों वाले पेड़ की संख्या के तिगुने से, यानी 3 का गुणा करके जब हम 2 जोड़ेंगे, 2 अधिक है मतलब 2 जोड़ेंगे, तो वो जो बिना फल वाले हैं उनके पेड़ की संख्या के बराबर आ जाएंगे। अब यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे वो कितनी है, 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी, यानी जो फलदार पेड़ है उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम उनको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ तीसरे प्रश्न का आंसर लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमें मानना है, माना फलदार पेड़ x है। कितने हैं, x है। तो फलदार पेड़ अगर x है तो प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो फलदार वाले पेड़ों की संख्या x है, ठीक है, इसके तिगुने से 2 अधिक, यानी इसका जब मैं 3 से गुणा करूंगा और 2 जोड़ूंगा तो x को 3 से गुणा करेंगे तो हो गया 3x, और इसमें हमें कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो वो जो बिना फल वाले पेड़ है उसके बराबर आ जाएंगे, और बिना फल वाले पेड़ कितने हैं, 77। तो ये 77 के बराबर आ जाएगा। अब इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो 3x कहीं नहीं जा रहा है, बराबर कहीं नहीं जा रहा है, 77 भी कहीं नहीं जा रहा है, ये उधर जा रहा है तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 3x बराबर घटाएंगे तो आएगा 75। यहाँ 3 गुणे में है, उधर भाग में जाएगा। तो x बराबर 75 अपनी जगह पर, ये भाग मतलब बट्टे में 3 आ जाएगा। भाग देंगे तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 3 पंजे 15, यानी कितने फल वाले पेड़ कितने हैं, 25 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फल वाले पेड़ की संख्या 25 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। यानी हमें एक पहेली दी है और इस पहेली से हमें समीकरण बनाना है और फिर उसको हमें हल करना है। तो देखो पहेली क्या है, मैं एक संख्या हूँ, यानी कि यहाँ हमें कोई भी एक संख्या लेनी है, उसको हम x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। मेरी पहचान बताओ, यानी ये कितनी है वो हमें बताना है। मुझे 7 बार लो, यानी x को हमें 7 बार लेना है। तो देखो यहाँ पर x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 1 2 3 4 5 6 7, सबको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 7x बनेगा। यानी मुझे इसको 7 बार लेना है तो 7 इंटू एक्स कर दो, 7x हो जाएगा। और एक 50 जोड़ो। अब इस 7x में हमें कितना जोड़ना है, 50 जोड़ना है। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। अब 7x में जब हमने 50 जोड़ा
तो मुझे यहाँ कहाँ तक जाना है, 300 तक जाना है। लेकिन 300 तक जाने के लिए भी अभी मेरे पास कितने कम पड़ रहे हैं, 40 कम पड़ रहे हैं। यानी इधर मुझे जब 40 जोड़ना पड़ेगा, इधर मैं 40 जोड़ूंगा तब जाके ये 300 के बराबर आएगी। तो ये हमारी क्या बन गई, समीकरण बन गई। अब इस पहेली को सॉल्व कैसे करना है, तो देखो, तो यहाँ लिखेंगे पहेली अनुसार सबसे पहले हमें क्या लेना है कि यहाँ पर जो संख्या है उसको हमें x मानना है। ठीक है, तो माना संख्या x है। तो पहली क्या कह रही है, x को हमें 7 बार लेना है, तो 7 बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x। फिर इसमें हम 50 जोड़ेंगे और हमें कहाँ तक पहुँचना है, 300 तक पहुँचना है। तो 300 तक पहुँचने के लिए इसमें कितना कम पड़ रहा है, 40 कम पड़ रहा है, तो 40 और जोड़ दो। अब देखो 50 और 40 जुड़ता है तो जोड़ेंगे, तो ये बन गया 7x प्लस 50 और 40 हो गया 90, और ये कितना हो गया 300। अब हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है, तो पहले इस 90 को हम उधर भेजेंगे। ठीक है, पहले आप 40 और 50 को जोड़ लेना, फिर जो संख्या आती है उसको उधर भेजना। तो देखो 7x अपनी जगह पर रहेगा, बराबर भी अपनी जगह पर, और 300 भी अपनी जगह पर। ये प्लस का 90 उधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। अब 300 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 210 बचेगा। तो ये हो गया 7x बराबर 210। अब यहाँ 7 गुणे में है तो भाग में जाएगा, यानी 210 के नीचे आ जाएगा। तो x और 210 अपनी जगह पर, और ये 7 भाग में आएगा, भाग में मतलब नीचे बट्टे में 7 आ जाएगा। तो यहाँ हम भाग देंगे x, तो कितना आएगा देखो, x बराबर 7 त्रिया 21 यानी कि 30। यानी कि जो हमें संख्या लेनी है वो कितनी है, 30 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वह संख्या 30 है। और इस प्रकार हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।